सर्वप्रथम मंगेशजींचा धन्यवाद, डॉक्टर संजय रामटेके सरांचा धन्यवाद, प्रदीप नगराळे सरांचा धन्यवाद, अँड अ बिग थँक्स टू द टीम हू हॅज ऑर्गनाइज दिस कॉन्फरन्स फॉर एवरीबडी आउट हियर. बिग थँक्स टू बामा, बाहो, ASG, ओमनी हेल्थ इंक, ANSA इंडिया अँड IIDF. मी ऑर्गनायझर्सची परमिशन घेतो की मला हिंदी किंवा मराठीमध्ये बोलण्याची संधी द्या. विषय जो आहे बुद्ध आणि मानसिक आरोग्य. मराठीत बोललं चालेल की हिंदीमध्ये बोलू? चालेल की हिंदी में बोलू? हिंदी, ओके. सो हिंदी आणि मराठी बीच बीच में आता रहेगा. यस. सो सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि धम्म इस विषय का मैं बहुत बड़ा विशारद नहीं हूँ. मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ. मेरी ज़्यादातर पढ़ाई जो है वेस्टर्न मेडिसिन से हुई है और उससे जुड़कर मैंने मानसिक आरोग्य के क्षेत्र में बौद्ध आणि त्यांचं धम्म इसका जहाँ जहाँ पर उपयोग दिखा, उससे जुड़ी हुई मेरी जो सीख है मैं वो आपके साथ जो है साझा करना चाहता हूँ. तो आज के इस छोटे से टॉक की शुरुआत मैं सबको एक विनंती करूंगा, एक डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के साथ करेंगे. तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सभी आराम से पीछे टेक के बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, एक हाथ पेट पे रखिए, राइट हैंड रखा तो चलेगा. मेरे इंस्ट्रक्शंस की तरफ ध्यान दीजिए. धीरे धीरे सांस अंदर ले, नाक से धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे. अपना पेट जहाँ तक फुला सके वहाँ तक सांस अंदर लीजिए, कंफर्टेबली, आराम से, धीरे धीरे. सांस पूरा फुलाने के बाद जितना समय रोक कर रख सकते हैं, आराम से, कंफर्टेबली रोकिए. और जब आप अनकंफर्टेबल फील करने लगे तब सांस धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़िए, आराम से. सांस बाहर छोड़ने के बाद आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. ये जो हमने एक्सरसाइज की है इसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं. और मेडिटेशन का एक बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम सुपरफिशियल फॉर्म है ये. और ब्रीदिंग या श्वास से संबंधित जो वेस्टर्न एजुकेशन में हमने सीखा है, माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है, उसके रूट्स जो है वो हिंदू टीचिंग में भी है और बुद्धिस्ट टीचिंग में भी है. और बुद्ध ने जो बहुत काम किया है सांस लेने की टेक्निक या मेडिटेशन के ऊपर, और उसके बाद मन से जुड़ी हुई चीज़ों को सीखने के लिए उससे संबंधित जो काम किया है, उसके वजह से माइंडफुलनेस के कई सारे प्रिंसिपल जो है वो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी से जुड़ कर आते हैं. मन से जुड़ी जब भी बात हम करना चाहते हैं, आज करीबन हर 8वें व्यक्ति में किसी न किसी तरह की मन से जुड़ी बीमारी है. वो डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, या किसी प्रकार की नशे की बीमारी हो सकती है. और जो यंग पॉपुलेशन है उनमें ये मात्रा संख्या बढ़ते जा रही है. मैं क्लिनिक में जब बैठता हूँ तो मुझे कई बार पेशेंट्स जब मिलते हैं तो मैं जब बात करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो कई सारी चीज़ों के बारे में हमारा परामर्श होता है. और आज इस टॉक के बहाने मुझे मौका मिला कि मैं बुद्धिस्ट साइकोलॉजी एंड फिलोसफी हमारे फील्ड में कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें मैं पढ़ने का मुझे मौका मिला. कुछ चीज़ों के बारे में मेरा ज्ञान शायद तगड़ा ना हो, सर है, आप भी है सर. मैं आपसे विनंती करूँगा कि अगर मैं कहीं गलत जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर लीजिएगा. जब बुद्ध ने कहा था कि दुख है, दुख का कारण है और उससे निवारण पाने का रास्ता है,
ये जो वाक्य है ये हमारे साइकेट्री में कई बार हमारे बहुत सारे बहुत बेसिक बुनियादी माइल्ड डिप्रेशन के जो केसेस हैं वहाँ पर काफ़ी लागू होते हैं। दुख क्यों होता है इसके बारे में भी उन्होंने जब आगे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरे पास जो है वो उससे मैं खुश नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है और इसी के वजह से दुख जो है हमारे मन में निर्माण होता है। तो इसके पीछे भी उन्होंने एक और चीज़ बताई कि अटैचमेंट, जुड़ाव, लगाव, मतलब मुझे जो नहीं मिल रहा है उससे मेरा अटैचमेंट है और उसके पीछे मेरी कई सारी ऊर्जा, मेरी भावनात्मक ऊर्जा, मेरी इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है और उसके वजह से मानसिक तौर पे मुझे कई सारे लक्षण आ सकते हैं। एंग्जाइटी के हो सकते हैं ये, या बेचैनी की बीमारी कहते हैं हम जिसे, या उदासी, डिप्रेशन की बीमारी जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से जब मैं मेंटल हेल्थ की समस्याओं को समझता हूँ तो मुझे कई बार आसानी जाती है कि ये जब मुझे बात करनी है किसी को और समझाना है कि आपके मामले में क्या हो रहा है। सबसे कॉमन चीज़ हमने देखी है क्लिनिक में कई बार आता है ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप हो गया। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग कि मुझे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है और मेरे भावनात्मक चीज़ें उससे जुड़ी हुई है और इसी से जुड़ के फिर आगे चल के जो है लक्षण आते हैं। उदासी लग रही है, नींद नहीं आ रही है, भूख कम लग रही है, चिड़चिड़ हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो ये सारे लक्षण आ सकते हैं। सो इस तरीके से मुझे धम्म की टीचिंग से इस बहुत ही कॉमन सी चीज़ का भी एक जो है चीज़ सीखने में मिली, इससे सॉल्यूशन निकालने में आसानी होती है। इसी तरह एक और चीज़ जो मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो अटैचमेंट है और जो क्रेविंग के बारे में बात की गई है, तृष्णा। सो कई बार क्या होता है, और ये मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा कि वास्तविकता जो होती है, मतलब रियल सिचुएशन है, वो अप्रिय है, मन के जैसी नहीं है। समझ लो मेरी बीवी के साथ पट नहीं रहा है, एग्जाम्पल। अब इस वास्तविकता को मैं अपने मन के तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे ये अप्रिय सिचुएशन है। तो अब इससे भागने के लिए मैं क्या करता हूँ, तृष्णा का सहारा लेता हूँ, मतलब काम की तरफ जाता हूँ, मतलब जो मेरे सेंसेस है, मेरे जो 5 सेंसेस है उसमें से एक सेंस जो है टेस्ट का, उसका मैं प्रलोभन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, दारू पीता हूँ। सो शुरुआत में मुझे ये टेम्पररी सॉल्यूशन देता है, लेटर ऑन बाद में ये सॉल्यूशन जो मैंने भागने का जो एक मार्ग ढूंढा था इस वास्तविकता का सामना करने की जगह पे, उससे भी मैं धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, इसकी ज़रूरत होती जाएगी एंड एट द एंड ऑफ द डे वास्तविकता जो थी, असलियत कि मुझे मेरी बीवी के साथ जो बात बन नहीं रही उसके ऊपर काम करना था, मैं कहाँ पे फंस गया, मैं इस तृष्णा के सर्कल में फंस गया। मैं दारू के पास बार बार जा रहा हूँ, मेरी बात तो हो नहीं रही है, आई एम नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट हैंड, व्हाट आई एम गेटिंग इनसाइड, मैं किस चक्र में फंस रहा हूँ, तो नशे की बीमारी के चक्र में फंस रहा हूँ। इसी तरह बुद्धिस्ट टीचिंग में जो आगे बढ़कर जो बात हुई थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, उसमें एक बहुत सिंपल सी बात बताई गई है कि किसी भी चीज़ के साथ आप जब इसका एप्लीकेशन क्या है ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आज अभी हम लोग इस हॉल में बैठे हैं तो अभी इस जगह पे मौजूद रहो। मेरे को 1 बजे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट है और मुझे वहाँ भागना है और यहाँ का टॉक जब कल से जल्दी ख़त्म करूँ, अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो मैं माइंडफुल नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे मौजूद लोगों के साथ बातचीत करनी ज़रूरी है। इस समय, इस क्षण में अपने आप को पूरा डेडिकेट करना ज़रूरी है। ये भी चीज़ मैंने बुद्धिस्ट टीचिंग से सीखी जो मुझे मेंटल हेल्थ में बहुत लागू करने के लिए हेल्पफुल हुई है। कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी में मुझे भविष्य की चिंता है या फिर मेरी पुरानी बातें जो हो गई है उसमें मैं फंसा हूँ, मतलब मैं डर रहा हूँ जो घट गया उसके बारे में या फिर जो घटित नहीं हुआ उसके बारे में। इस वजह से क्या होता है, मैं आज अभी इस मोमेंट में मेरा हाथ में जो काम है उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ।
माइंडफुलनेस जो है इसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है। विपश्यना इससे आगे बढ़कर बात करती है, काफ़ी डिटेल में बात करती है। माइंडफुलनेस ये काफ़ी सुपरफिशियल मॉडल है इसका, लेकिन जो इंस्पिरेशन है वो बुद्धिस्ट टीचिंग से आता है। इसी दौरान, इसी लेक्चर के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें मैंने एक कहानी पढ़ी जो बुद्ध के जीवन में घटित है, और उससे दो पहलुओं के ऊपर मैं आपका फोकस लाना चाहूँगा। उस कहानी में ऐसा बताया गया है कि एक लड़की थी, धनराज सेठ की लड़की थी, और उसका ब्याह जो है वो उसके पिताजी दूसरे अमीर व्यक्ति के बेटे के साथ तय करते हैं, लेकिन उसका मन जो है उस व्यक्ति से जुड़ने का नहीं होता है, तो उसका प्रेम जिस व्यक्ति के साथ होता है वो उनका नौकर होता है, उसके साथ वो भागकर चली जाती है। वो लोग शादी करते हैं, वन में रहने लगते हैं, उनका पहला बच्चा वो प्रेग्नेंट होती है। तो पहला डिलीवरी जब होने वाला रहता है तो वो कहती है कि मुझे बेहतर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे घर जाने दो। तो हस्बैंड बोलता है ऐसा मत करो, अगर तुम जाओगी तो वहाँ पे लोग हमारा धिक्कार करेंगे और शायद हमें मार भी डालें, क्योंकि क्रोध है उनके मन में, हमने समाज के मर्जी के खिलाफ जाके शादी की है। वो मानती नहीं है, वो चली जाती है। ऑन द वे पहले बच्चे की डिलीवरी होती है, तो फिर वो कहता है कि अब तो ज़रूरत नहीं है, चलो वापस चलते। फिर वापस वो लोग जाते हैं, अपना संसार बिताते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइम डिलीवरी प्रेगनेंसी जब होती है तो वो बोलती है वापस मुझे जाना है। तो वो कहता है नहीं जाने की ज़रूरत, पहला बच्चा तो हमने पाल लिया, बड़ा कर लिया, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे जाना है। तो वापस वो जंगल के रास्ते जाती है, पति चिंतित रहता है, बच्चा भी है एक साथ में, तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन उस समय बहुत तूफान आ जाता है, नदी में बाढ़ आ जाती है। तो वो जो नदी क्रॉस करने लगती है तो उस समय ऐसा होता है कि आई थिंक मैं थोड़ा सा कहानी में गड़बड़ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी में एक चीज़ होती है कि सांप काटता है और उसका पति जो है वो मर जाता है। उसके बाद फिर वो जो बच्चा है उसकी भी मृत्यु होती है, और ऑन द वे डिलीवरी होते हुए उसका जो बच्चा होता है उसकी भी मृत्यु होती है। और फिर वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो इधर उधर भटकने लगती है, अपने कपड़े फाड़ देती है, नहाती नहीं है, खुद का ख्याल नहीं रखती है, और फिर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, और फिर वो इसी तरह इधर उधर भटकते रहती है। और कोइंसिडेंटली उस शहर में गौतम बुद्ध आते हैं, और वो जब उसको देखते हैं तो वो जब उनसे मिलने जाती है तो धीरे धीरे उसको ध्यान में आता है कि अरे मैं तो कपड़े भी सही नहीं है, मेरी अवस्था अच्छी नहीं है, और उसको वो ध्यान आता है, अचानक उसको समझ में आता है। और फिर गौतम बुद्ध जो है उसकी पूरी कहानी सुनते हैं और उसको बाद उसको समुपदेशन करते हैं, उसको समझाते हैं, और धीरे धीरे करके फिर वो भी उनके एक अनुयायियों में से एक बन जाती है। उसके बाद इस कहानी का लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा लंबा लेकिन बताता हूँ। एक दिन वो पैर धोते रहती है और पानी उसके पैरों में से बहता है, तो वहाँ पे 3 धाराएं होती है, एक बड़ी, एक मध्यम और एक छोटी। और फिर तब उसे अचानक जो है आभास होता है, समझ में आता है अटैचमेंट के बारे में। वो दुखी क्यों थी? तो उसका लगाव था किन किन लोगों से, उसके खुद के परिवार से, उसके माता पिता से, मतलब उसके पति के साथ और उसके बच्चों के साथ। हाँ, कहानी में एक चीज़ रहेगी बताने की, जब उसके बेबी की डेथ हो जाती है उसको ये भी पता चलता है जब वो गांव में जाती है कि उसके जो माता पिता थे उनका भी घर उजड़ चुका है और वो भी मृत हो चुके हैं, तो उसके परिवार से कोई नहीं बचा। हाँ, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। सो जब वो धाराएं देखती है तो उन धाराओं से उससे ध्यान में आता है जो लंबी धारा है वो बताती है कि हम किन व्यक्तियों के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। वो थे उसके मामले में माता पिता। उसके बाद मध्य धारा जो थी वो ये बताता है कि किन लोगों के साथ उससे थोड़ा कम समय के लिए जुड़े थे, इसके मामले में उसका पति था। और छोटी जो धारा थी, वो सबसे छोटी धारा थी, वो ये बताती है कि हम सबसे कम समय किसके साथ जुड़े हुए थे, तो वो थे उसके बच्चे। तो इन धाराओं से उसे वो समझ में आया कि ये बहता हुआ पानी है और ये अटैचमेंट है और ये कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। सो ये स्टोरी बताने के पीछे 2-3 कारण थे। एक तो बुद्ध ने कभी डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं,
पुरुष है, महिला है, कौन से कास्ट की है, क्या है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। जब ये महिला उनके पास अप्रोच हुई तो उसकी स्थिति देख के बाकी लोगों ने मना किया था बात नहीं करने का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसको दुख है तो इससे बात करना ज़रूरी है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमें भी सीखना ज़रूरी है कि मेंटली हेल्थ, मानसिक तौर पे अगर कोई व्यक्ति की तबीयत अच्छी ना हो, बेसिकली अगर मैं इस कंडीशन को समझना चाहूँ जिस कंडीशन में वो व्यक्ति थी, तो वो था सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स। लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पीछे का बोध। इसके पीछे का बोध ये है कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है व्यक्ति कौन से जाति से है, कौन सी अर्थव्यवस्था से आता है और कौन सी स्थिति में है, और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को मानसिक बीमारी हो तो भी हमें उसके साथ करुणा भाव के साथ जुड़ना ज़रूरी है। जो कंपैशन की बात की गई थी, करुणा भाव जो बताया गया था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में। एंड जैसे उन 3 धाराओं की स्टोरी से हमें यही बोध मिलता है कि हमारे साथ लोग आएंगे, जुड़ेंगे, जुड़ाव जो लगाव है, जुड़ाव है, उससे हम जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हमें दुख होगा। तो इस तरीके से बुद्ध और उनके धम्म से हमें बहुत सारी चीज़ें माइंड और मेंटल हेल्थ के मामले में सीखने को मिली। और इतना कहकर मैं यहाँ पर मेरा जो टॉक है वही रोकता हूँ। थैंक यू सो मच।